आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट का मोस्ट वेलकम है मेरे नए यूट्यूब चैनल विवेक यादव ज्योग्राफी में। और आज हमारी पहली क्लास है जो कि रिकॉर्डेड क्लास है। और आज के सेशन में हम गंगा रिवर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं आपसे कि जो आपका प्यार और सपोर्ट है वो ज़रूर मिलेगा और आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़ते चले जाएंगे। हमारे जो टॉपिक होंगे वो ऐसे टॉपिक होंगे जहां हम लोग टारगेट करेंगे, हर एक एग्जाम को टारगेट करते हुए आप लोगों को टॉपिक पढ़ाएंगे। साथ ही साथ शॉर्ट वीडियो से रिवीजन करवाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाना, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक के कंटेंट को आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में और वो भी बाइलिंगुअल आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें मैपिंग का भी पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के क्या नाम है शुरुआत करते हो। और देख रहे हो आप, पहला वर्ड क्या है, बिना किसी दूरी के, मतलब कि एक कनेक्टिविटी के साथ हम लोग टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है गंगा रिवर। देखो, सबसे पहली बात, अगर हम गंगा रिवर की बात करेंगे तो आप सभी को अच्छे से पता है कि गंगा नदी का हिंदू धर्म में एक बहुत ही बड़ा स्थान माना जाता है। और इसके पीछे कारण है क्योंकि गंगा नदी के साथ हिंदू धर्म की बहुत सारी आस्थाएं भी जुड़ी हुई हैं। दूसरी बात, ये हमारे इंडिया की नेशनल रिवर भी है। गंगा के बारे में कहा जाता है, गंगा वारी मनोहारी, मुरारी चरणोच्युतम त्रिपुरारी सिरिश्चारी पापहारी पुनातनुमा। यानी कि गंगा नदी का जल जो मनोहारी है, जिसका जन्म विष्णु जी के चरणों से हुआ है, त्रिपुरारी के शीश पर विराजमान है। हे माँ गंगा हमारे पापों की मुक्ति कर, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि गंगा नदी में स्नान करने से पापों की मुक्ति हो जाती है। अब अगर हम गंगा रिवर के ओरिजिन की बात करेंगे तो गंगा का ओरिजिन कहां से होता है, तो आपका सीधा सीधा आंसर होगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गौमुख या गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम होता है। तो सबसे पहली बात अगर हम करेंगे बात गंगा रिवर में, तो इसका ओरिजिन कहां से होता है। ओरिजिन या उद्गम, अगर आपसे उद्गम की बात की जाती है तो सीधा सीधा आंसर होगा कि गंगा का जो ओरिजिन है वो होता है गौमुख ग्लेशियर से। और ये कहां पर है, उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम में, समझ लेना इसको। उत्तराखंड से इसका ओरिजिन होता है। और यहां से ओरिजिनेट होने के बाद, यानी उत्तराखंड से गंगा नदी निकलेगी, उत्तराखंड के बाद में यूपी में पहुंचेगी, यूपी के बाद में फिर पहुंचती है बिहार में, उसके बाद फिर झारखंड में, और फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे झारखंड के बाद, तो गंगा नदी आ जाती है वेस्ट बंगाल में। और अगर हम आगे बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल के बाद गंगा नदी पहुंच जाती है कहाँ, बांग्लादेश में। तो ये है हमारे गंगा रिवर की वैली। एक वर्ड होता है रिवर वैली, मतलब कि जो मेन रिवर है उसका जो रूट होता है उसे रिवर वैली के नाम से जाना जाता है। और वहीं एक वर्ड होता है रिवर बेसिन, यानी कि एक नदी और उसकी सहायक नदियां जिस पूरे के पूरे क्षेत्र को कवर करती हैं उसको रिवर वैली के नाम से जाना जाता है। तो अब आप यहां ध्यान से देखेंगे कि यहां पे टोटल कितने स्टेट आ रहे हैं इंडिया के, 5 स्टेट। और जो हमारे इंडिया के 5 स्टेट हैं, यहां पर इस रिवर को क्या कहा जाता है, गंगा कहा जाता है। क्या नाम दिया जाता है सर, गंगा नाम दिया जाता है। लेकिन जैसे ही गंगा नदी पहुंच जाती है कहां, बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में पहुंचने पर इस नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो तब आपका आंसर होगा पद्मा नाम से जाना जाता है, यानी गंगा का नाम चेंज हो जाता है। अब हमारे भारत के कितने राज्यों में गंगा नदी बहती है, तो आपका आंसर सीधा सीधा होगा भारत के 5 राज्यों में गंगा नदी बहती है। और इन 5 के 5 राज्यों की अगर हम बात करेंगे, यानी इंडिया में अगर हम देखेंगे, तो जो गंगा रिवर है इसकी लेंथ जब आप देखोगे तो इसकी लेंथ है 2525 किलोमीटर। इतनी दूरी के साथ गंगा नदी को कहा जाता है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। गंगा नदी को कहा जाता है भारत की सबसे लंबी नदी। यहां तक बात क्लियर है।
हमारे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। आगे अगर हम बात करेंगे कि अगर आपसे पूछा जाता है कि ये तो रिवर लेंथ हो गई, रिवर बेसिन कितना है? गंगा का जो बेसिन है कहां कहां तक है? मैं लिखता हूं यहां पे गंगा बेसिन। अगर आपसे गंगा बेसिन की बात की जाती है ये कितना है, तो आपका आंसर होगा, गंगा रिवर का बेसिन का मतलब समझ में आ रहा है? मैं लिख देता हूं, इसका मतलब है एक तो गंगा का एरिया और प्लस गंगा के साथ साथ इसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरी हैं उनका एरिया, यानी कि गंगा और उसकी सहायक नदी का पूरा जो क्षेत्र होगा ये कितना होगा? तो आपका आंसर होगा ये है सर 26% एरिया। किसका? इंडिया का। यानी कि आप इस बात को सीधा सीधा यूं कह सकते हो कि गंगा नदी और उसकी सहायक नदियां मिलकर के हमारे भारत के लगभग 26% क्षेत्रफल पर किसी न किसी रूप में अपना जो जल है वो उपलब्ध करा रही है। जब गंगा नदी की इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस देखी गई, साथ ही साथ ये भी देखा गया कि गंगा नदी जो इन 5 राज्यों से होकर बहती है, इन 5 राज्यों में एक फर्टाइल प्लेन्स का फॉर्मेशन करती है जिसे उत्तर भारत के विशाल मैदान के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस मैदान को बनाने में और भी नदियां, लेकिन अभी हम यहां पे गंगा की ही बात कर रहे हैं। तो एक तो सबसे लंबी नदी, दूसरा देखा कि 26% पर बेसिन फैला हुआ है, तीसरा फर्टाइल एरिया भी प्रोवाइड करा रही है, और एक और इंपॉर्टेंस देखी गई इसकी। पहली तो ये हो गई, दूसरी इंपॉर्टेंस ये हो गई, तीसरी इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूंगा तो गंगा नदी में है नेशनल वाटरवे। वाटरवे आप जानते ही होंगे जिसे राष्ट्रीय जलमार्ग कहा जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग की अगर हम बात करेंगे तो जो हमारे इंडिया का पहला जलमार्ग है NW फर्स्ट, इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये जाता है कहां से? आपका आंसर होगा सर ये जाता है प्रयागराज से लेकर के कहां तक? तो आपका आंसर होगा हुगली तक। प्रयागराज से लेकर हुगली तक जाता है ये, और इसकी जो लंबाई है वो है लगभग 1620 किलोमीटर। और याद रखना जो NW फर्स्ट है ये लॉन्गेस्ट है। ये किस में है सर? तो आपका आंसर होगा ये है सर किस में? तो आपका आंसर होगा गंगा रिवर में। ये इसकी तीसरी इंपॉर्टेंस हो गई। चौथी इंपॉर्टेंस की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि गंगा रिवर का जो वाटर है, इस गंगा रिवर के वाटर में सेल्फ प्योरिफिकेशन पावर होती है। इसका मतलब क्या है सर? स्वतः स्वच्छ होने की क्षमता है। अब वैज्ञानिकों ने इसके पीछे जो रीजन बताया है वो ये बताया है कि गंगा नदी जो है इसमें क्या पाया जाता है? तो आपका आंसर होगा गंगा नदी में एक बैक्टीरियोफेज नाम का वायरस पाया जाता है। तो इसकी वजह से गंगा नदी के पानी में सेल्फ प्योरिफिकेशन पावर होती है, और इस बात का मतलब है कि जो गंगा नदी है इसका पानी कभी भी खराब नहीं होगा। आगे बात समझ में? मतलब जैसे हम अपने घरों में अगर इस पानी को भरकर रखते हैं तो ये पानी खराब नहीं होता है, तो इसके पीछे कारण बताया गया बैक्टीरियोफेज। एक और अगर हम कारण हम देखते हैं तो गंगा नदी में बायोडाइवर्सिटी काफी ज्यादा है। लगभग देखा जाए तो गंगा नदी में जो हमारी गंगा नदी का जो क्षेत्र है उसमें लगभग 49% जो बायोडाइवर्सिटी है वो अकेली नदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, पूरे एरिया की जो बायोडाइवर्सिटी है वो रिवर के अंदर। तो यहां पे आप लोगों ने खूब अच्छे से नाम सुना होगा एक गैंजेटिक डॉल्फिन, और इसका अगर एक्चुअल में नाम देखा जाए तो इसको एक और नाम दिया जाता है और वो है सुसु डॉल्फिन। तो ये गंगा नदी में पाई जाती है जो कि एक मैमल्स है, एक स्तनधारी है, याद रखना मछली नहीं है। सर ये 5 इंपॉर्टेंस जब इतने बड़े स्तर पर देखी गई गंगा नदी के अंदर, तो गंगा नदी को अनाउंस किया गया नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। आगे बात समझ में? गंगा नदी को 2008 में क्या बना दिया गया? नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। गंगा नदी जो है सबसे लंबी नदी होने के साथ साथ हमारे भारत की सबसे लंबी नदी होने के साथ साथ राष्ट्रीय नदी भी है। बात समझ में आ गई?
इसके पीछे एक और कारण था। अगर आप ये देखोगे कि हमारे भारत का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है, टिहरी डैम है, जो भागीरथी और भीलंगाना के संगम पर उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा डैम है, बड़ा डैम भी है। वो कहां पर है? गंगा नदी पर है, जो एक बड़े क्षेत्र में पानी उपलब्ध कराता है। तो इतनी सारी इंपॉर्टेंस जब एक नदी की देखी गई, तो इसी नदी को कहा जाने लगा कि भाई ये तो हमारे भारत की राष्ट्रीय नदी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और गंगा नदी के बारे में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फैक्ट पढ़ना शुरू करते हैं कि गंगा नदी पे आज प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो गंगा नदी का कहाँ से उद्गम हो रहा है, कहाँ जाके एंड हो रहा है, कुछ और गंगा रिवर से रिलेटेड फैक्ट हैं, तो उन सब के बारे में एक एक करके डिस्कस करते चले जाएंगे। अब मैं यहाँ पे गंगा रिवर का मैप बना रहा हूँ और उस मैप के माध्यम से आप लोगों को पूरी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप समझ पाओ कि गंगा आखिर कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ जाके खत्म हो रही है। ओके, देखो ध्यान से। उत्तराखंड में दो ग्लेशियर हैं, जिनमें से मैं नाम लिख देता हूं। एक ग्लेशियर है जिसका नाम है सतोपंत, और एक ग्लेशियर है जिसका नाम है यही गौमुख या गंगोत्री, एक ही बात है। इन दोनों ग्लेशियर से एक एक धारा निकलती है। और इन धारा के नाम क्या क्या है? जो सतोपंत ग्लेशियर से धारा निकलती है इसका नाम है अलकनंदा। इधर से जो धारा निकलती है इसका नाम है भागीरथी। और दोनों धाराएं उत्तराखंड में जगह है जिसका नाम है देवप्रयाग। देवप्रयाग में आकर मिल जाती है और फिर ये बनाती हैं गंगा। लेकिन जैसे देवप्रयाग है ऐसे ही उत्तराखंड में टोटल 5 प्रयाग हैं। उत्तराखंड को 5 प्रयागों की भूमि कहा जाता है। एक एक करके समझते हैं कि वो प्रयाग कौन कौन से हैं। देखो ध्यान से, इसमें अगर हम बात करेंगे तो एक नदी आके मिलती है जिस नदी का नाम है धौली गंगा। इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है ऋषि गंगा। इससे और नीचे की तरफ आएंगे तो यहीं पर एक नदी पड़ती है जिसका नाम है, ये जहां पे आके मिलती है ना इसी कहा जाता है विष्णु प्रयाग। ठीक है, इस नदी का नाम है नंदाकिनी। जहां पर ये मिलती है आकर इसे कहा जाता है नंद प्रयाग। इसमें एक और नदी आके मिलती है इधर से जिसका नाम है पिंडारी। जिस पॉइंट पर आकर मिलती है इसे कहा जाता है सर कर्णप्रयाग। एक और नदी है जो इधर से आके मिलती है, इस नदी का नाम है मंदाकिनी। और जिस पॉइंट पर आकर मिलती है मंदाकिनी, इस पॉइंट को कहा जाता है रुद्रप्रयाग। अब आप काउंट करोगे सीक्वेंस में तो टोटल कितने प्रयाग हो गए? 1 2 3 4 और लास्ट में देवप्रयाग 5। यानी उत्तराखंड को कहा जाता है 5 प्रयागों की भूमि। और नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो जैसे ही गंगा यहां से आगे बढ़ती है, अच्छा एक चीज और यहीं पे समझ लेते हैं इसी के साथ साथ, यहां एक पैरेलल रिवर और फ्लो करती है गंगा के, दैट इज कॉल्ड यमुना। और यमुना की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से सुनना, यमुना जो है ये कहां से निकलती है, तो इस ग्लेशियर का नाम क्या है? अगर आपसे पूछा जाता है कि यमुना जिस ग्लेशियर से निकलती है उसका नाम क्या है, एक सेकेंड, तो इस ग्लेशियर का नाम है यमुनोत्री। इस ग्लेशियर का नाम क्या है? यमुनोत्री नाम है। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब अगर आप देखोगे उत्तराखंड में कितने क्या नाम है वो हैं, धाम है उत्तराखंड में,
तो यमुनोत्री धाम है, दूसरा गंगोत्री धाम है, और जो अलकनंदा है इसी के क्षेत्र में धाम पड़ता है बद्रीनाथ, ये तीसरा धाम है। और जो मंदाकिनी है इसके क्षेत्र में या इसी के ऊपर जो धाम है वो है केदारनाथ धाम, तो ये है 4। तो 5 प्रयागों की भूमि, 4 धाम की भूमि उत्तराखंड, और इसी को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए क्योंकि आप देख रहे हो हिंदू धर्म के इतने बड़े बड़े जो धाम है वो यहां पर स्थित हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक सारी बातें क्लियर होंगी। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को आगे। जो गंगा रिवर है जब यहां से आगे बढ़ती है तो ऋषिकेश होते हुए गंगा नदी आ जाती है कहां, तो आपका आंसर होगा हरिद्वार में। और हरिद्वार में आने पर गंगा रिवर जो है पूरी तरह से कहां बहना शुरू कर देती है, मैदान पर बहना शुरू कर देती है, ठीक है ना। आप लोगों ने सुना होगा हर की पौड़ी, तो हर की पौड़ी के बाद में कहीं प्लेन्स नहीं आती, क्योंकि फिर ये यूपी बिहार झारखंड वाली बेल्ट शुरू हो जाती है, तो यहां पे कहीं भी माउंटेन नहीं आते, सॉरी मतलब प्लेन्स आते हैं, माउंटेन नहीं आते। मैदानी भागों से जब आगे बढ़ती है गंगा तो पहुंचती है कहां, तो आपका आंसर होगा, पहुंचती है सर कहां पे, आपका आंसर होगा कन्नौज। कन्नौज में ऊपर की तरफ से इसमें आकर के एक नदी मिलती है बिजनौर से होते हुए, जिस नदी का नाम है रामगंगा। अब आप एक चीज सोचना कि गंगा की क्या अलकनंदा और क्या नाम है भागीरथी जो है, क्या ये गंगा की सहायक नदी मानी जाएंगी, तो आपका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो गंगा नाम कहां मिला है गंगा को, तो आपका आंसर होगा देवप्रयाग में मिला है, और देवप्रयाग के बाद में गंगा में पहली जो सहायक नदी आके मिल रही है दैट इज कॉल्ड रामगंगा। तो रामगंगा को गंगा की पहली सहायक नदी माना जाता है। कन्नौज के बाद में गंगा जब आगे बढ़ती है तो कहां पहुंच जाती है, तो सर आपका आंसर होगा प्रयागराज। कहां पे? प्रयागराज में। अब गंगा के समांतर दूसरी नदी चल रही होती है, बिल्कुल ऐसे जैसे 2 बहनें हाथ में हाथ डाले हुए और पहाड़ों से नीचे उतर कर आ रही हैं, एंड दिस रिवर इज कॉल्ड यमुना। प्रयागराज में जाकर दोनों नदियों का संगम हो जाता है, गंगा और यमुना का, और यहीं पर महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है 2025 में, आप लोगों को अच्छे से पता होगा। वैसे अगर हम बात करें तो गंगा नदी पर एक कुंभ लगता है, क्या नाम है, प्रयागराज में। मैं लिख देता हूं यहां पे, प्रयागराज में कुंभ लगता है, और एक कुंभ का आयोजन किया जाता है कहां पे, तो आपका आंसर होगा हरिद्वार में भी गंगा नदी पर कुंभ लगता है, ठीक है। बेसिकली 4 जगह कुंभ का आयोजन किया जाता है गंगा नदी पर, 2 जगह हरिद्वार और प्रयागराज में। एक उज्जैन में बहती है क्षिप्रा नदी, तो एक क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश में, और एक होता है गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र के नासिक में। तो 4 जगह कुंभ का आयोजन किया जाता है। अब यमुना में देखो, यमुना में जो लोग इंदौर से होंगे उनको अच्छे से पता होगा, इंदौर में एक पहाड़ी है, मैं यहां बना देता हूं इसको, इस पहाड़ी का नाम है जनापाऊ, ठीक है ना, जनापाऊ पहाड़ी। जनापाऊ पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है क्या, जिस नदी का नाम है सर चंबल, और ये यूपी के इटावा में जाकर के ज्वाइन कर लेती है किसको, यमुना को। चंबल नदी आप लोगों को अच्छे से पता है सॉइल इरोजन के लिए जानी जाती है, और वो भी जिसे कहा जाता है गुली इरोजन का नाम दिया जाता है, हिंदी में कहा जाता है अवनलिका अपर्दन, मतलब नालीदार अपर्दन। और चंबल नदी जिस क्षेत्र में अपर्दन करती है उस पूरे के पूरे क्षेत्र को कहा जाता है बैडलैंड या बीहड़ कहा जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा चर्चा में रहा है, डाकुओं के क्षेत्र के लिए जाना जाता है। वहीं चंबल की अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे तो चंबल में आप लोगों ने सुना होगा घड़ियाल कंजर्वेशन भी किया जाता है, घड़ियाल का संरक्षण भी किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो एक पहाड़ी है जिसका नाम है मध्य प्रदेश में कारकी बर्डी पहाड़ी। इस कारकी बर्डी पहाड़ी से एक नदी जाकर के चंबल को ज्वाइन कर लेती है, एंड दिस रिवर इज कॉल्ड क्षिप्रा नदी। आगे बात समझ में। और क्षिप्रा नदी पर भी क्या लगता है, मैंने आपको बताया ही था, कुंभ का आयोजन किया जाता है, ठीक है जी। और आगे बढ़ेंगे तो यमुना की कौन सी सहायक नदी आती है, तो चंबल हो गई, चंबल के बाद में इसमें एक नदी जाकर मिलती है जिसका नाम है बेतवा नदी। आगे बात समझ में। बेतवा नदी कहां से निकलती है, तो ये विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है। और आगे बढ़ेंगे तो इसमें एक और नदी जाकर मिलती है जिसका नाम है केन नदी, है ना। और विंध्याचल के बाद में ये केन नदी कहां से निकलती है, कैमूर पहाड़ी से। तो चंबल बेतवा केन किसकी सहायक नदियां हो गई,
तो आपका आंसर होगा ये सभी की सभी सहायक नदियां हैं यमुना की। आगे बात समझ में? और यमुना लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी मानी जाती है किसकी? गंगा की। अब यहां से गंगा को आगे जब हम बढ़ाएंगे तो ध्यान से देखोगे आप, प्रयागराज के बाद में गंगा पहुंचती है कहां? तो आपका आंसर होगा गाजीपुर। आप लोगों ने पीलीभीत सुना होगा यूपी में बहुत अच्छे से। पीलीभीत नामक जो जगह है वहां पर एक लेक है जिसका नाम है फुलहार लेक है, फुलहार झील है। सर यहां से एक नदी निकलती है और आकर के ज्वाइन कर लेती है किसको? आपका आंसर होगा गंगा को। और इस नदी का नाम है गोमती। और ये गोमती नदी जो है इसी के किनारे पर लखनऊ बसा हुआ है। गाजीपुर से जब हम और आगे बढ़ेंगे तो हम पहुंच जाएंगे कहां? तो आपका आंसर होगा छपरा, बिहार। ठीक है जी। कहां पे पहुंच जाते हैं हम? बिहार के छपरा में पहुंच जाते हैं। दो नदियां जिनमें से एक का नाम है शारदा, एक का नाम है सरयू। शारदा और सरयू को नेपाल में काली और कर्नाली के नाम से जाना जाता है। ये दोनों नदियों का उद्गम कहां से होता है? नेपाल से होता है। और जैसे ही भारत में आ जाती हैं, मतलब इनको काली कर्नाली नेपाल में कहा जाता है, भारत में आने पर शारदा और सरयू कहा जाता है। आप लोगों ने एक जगह सुनी होगी बाराबंकी। बाराबंकी आप लोगों ने सुना होगा। बाराबंकी में जब ये दोनों धाराएं मिल जाती हैं तो दोनों धाराएं मिलने के बाद में इसका जो नाम पड़ जाता है वो नाम क्या पड़ जाता है सर? इस नदी का नाम चेंज होकर के हो जाता है घाघरा नदी। और घाघरा नदी में जो पानी है वो आपको पता होना चाहिए यमुना से भी ज्यादा है। इसलिए घाघरा नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जबकि यमुना नदी सबसे लंबी सहायक नदी है। छपरा से जब आगे बढ़ेंगे हम तो कहां पहुंचेंगे? फिर हम पहुंच जाएंगे पटना में। आप लोगों ने एक मध्य प्रदेश में पहाड़ी का नाम सुना होगा खूब अच्छे से, जिसका नाम है अमरकंटक। अमरकंटक से दो नदियां निकलती हैं जिनमें से एक नदी ऐसे यूं ऊपर की तरफ जाती है और एक नदी इधर आ जाती है। इस नदी का नाम है सर नर्मदा। और इस वाली नदी का नाम है सोन नदी। क्या नाम है इसका? सोन नदी नाम है। तो सोन नदी साउथ टू नॉर्थ फ्लो करते हुए जाके ज्वाइन कर लेती है किसको? तो आपका आंसर होगा ये जाके ज्वाइन कर लेती है पटना में गंगा को। पटना से जब हम और आगे बढ़ेंगे तो यहां पर एक नदी आ जाती है, दैट इज कॉल्ड सोनपुर नामक स्थान पर। ठीक है। सोनपुर मेला सुना होगा आप लोगों ने। ऊपर से एक नदी आती है दैट इज कॉल्ड गंडक रिवर। और गंडक रिवर बिहार के बेगूसराय में एक ऑक्सबो लेक बनाती है। ऑक्सबो लेक का मतलब जैसे नदी है, जब नदी साइड दर साइड साइड दर साइड उसका इरोजन करती जाएगी अपने क्षेत्र का, तो वहां पे कंडीशन ऐसी होगी कि ये नदी ऐसे बह रही है तो यहां पर ऐसे यूं पानी हो जाएगा और इस पानी का जो कनेक्टिविटी इधर से खत्म हो जाएगा, नदी ऐसे बह रही होगी, तब इसको कहा जाएगा ऑक्सबो लेक, गोखुर झील कहा जाएगा। तो गंडक नदी के द्वारा, ध्यान से सुनना, बिहार के बेगूसराय में, ठीक है, बिहार के कहां? बेगूसराय में एक लेक का निर्माण किया जाता है जिसे कहा जाता है कंवर लेक। क्या कहा जाता है इसको? कंवर लेक कहा जाता है, कंवर झील कहा जाता है। मैं इसको ना नाम को इधर लिखता हूं क्योंकि जगह कम है। इसे कहा जाता है कंवर लेक। और इसे एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो लेक माना जाता है, जो किस स्टेट में है? मैं बिहार लिख देता हूं, बिहार में है, ये गंडक नदी पर बनी हुई है। यहां से जब हम और आगे बढ़ेंगे सोनपुर के बाद में तो एक जगह पड़ती है जिसका नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा, इसका नाम है कुरुसेला। ठीक है जी। क्या नाम है इसका? कुरुसेला। एक्चुअल में है क्या यहां पे, थोड़ा सा मैं दरअसल में यहां है क्या, एक ग्लेशियर है गोसाई धाम। गोसाई धाम से 7 धाराएं निकलती हैं जिसे सप्तकोशी कहा जाता है। लेकिन हमारे भारत में केवल 3 धाराएं प्रवेश करती हैं जिनका नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा, जिनका नाम है सन कोसी, एक का नाम है अरुण कोसी और एक का नाम है तामूर कोसी। ठीक है ना।
तीन धाराएं मिलकर के निर्माण करती हैं किसका? कोसी नदी का। किसका निर्माण करती हैं सर? कोसी नदी का निर्माण करती है। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि जो कोसी नदी में मुख्य धारा कौन सी है, तो आपका आंसर होगा अरुण कोसी है। कौन सी है? अरुण कोसी है। कोसी नदी को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सर सौरो ऑफ बिहार। क्यों? लगातार बाढ़ लाती है। और इसमें बाढ़ आने के पीछे क्या कारण है? आपको सुनकर बड़ा ताज्जुब होगा। इसके बाढ़ आने के पीछे कारण है नेपाल में होने वाला डिफॉरेस्टेशन। एक्चुअल में है क्या, नेपाल में जब डिफॉरेस्टेशन हुआ है ना, तो नेपाल से ऐसे समझ लो, यहां नेपाल है, यहां बिहार है, यहां से नदियां यूं आ रही हैं। अब यहां पे अगर मिट्टी कच्ची रह जाएगी तो पानी के साथ मिट्टी भी आएगी ऊपर से, है ना। तो जैसे जैसे इन नदियों में सिल्ट बढ़ता है, गाद बढ़ता है, मलबा बढ़ता है, तो नीचे आते आते नदी की गहराई कम हो जाती है। मॉनसून सीजन में जैसे ही रिवर जो होगा वो ओवरफ्लो करेगा, तो पानी क्या करेगा भाई? पानी तो जाएगा ना पूरे के पूरे क्षेत्र में, इसी को फ्लड कहा जाएगा। तो कोसी नदी उसी सिल्ट के चक्कर में फ्लड लेकर आती है। कोसी नदी अपना रूट भी चेंज करती है फिर उसी के चक्कर में। और इनफैक्ट ये कि बिहार की, उत्तरी बिहार में बहने वाली ज्यादातर नदियां अपने मार्ग को परिवर्तित करती हैं, क्योंकि उसके पीछे कारण है नदियों में जमा होने वाला सिल्ट। तो कोसी नदी को एक तो बिहार का शोक कहा जाता है, और एक ये मार्ग बदलने के लिए भी जानी जाती है। बात क्लियर है यहां तक? चलो जी। और अगर हम आगे बढ़ेंगे तो कुरुसेला के बाद में एक जगह पड़ती है, अगर आपने सुना हो तो, गोदारी घाट। दार्जिलिंग क्षेत्र से एक नदी निकलती है, और ये नदी पश्चिम बंगाल से बिहार में जाती है, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल से कहां जाती है? बिहार में, और फिर से पश्चिम बंगाल में आ जाती है बिहार बॉर्डर को टच करते हुए, और फिर आके ज्वाइन कर लेती है इससे। एंड दिस रिवर इज कॉल्ड व्हाट? दिस रिवर इज कॉल्ड महानंदा रिवर। ये गंगा की अंतिम सहायक नदी है। इसके बाद में गंगा नदी जो है वो दो धाराओं में बट जाती है। एक धारा इसकी इधर यूं आ जाती है, और एक धारा इसकी इधर चली जाती है। आगे बस समझ में। जो धारा इधर चली गई आगे की तरफ बांग्लादेश में, इसी को कहा जाता है पद्मा। क्या कहा जाता है इसको? पद्मा कहा जाता है। जो धारा कहां चली गई? बांग्लादेश में। बात क्लियर है यहां तक? जो धारा बांग्लादेश में चली गई वो क्या कहलाएगी? पद्मा कहलाएगी। और वहीं जो धारा नीचे की तरफ आ रही है, इसे कहा जाता है हुगली। और याद रखना, इसको भागीरथी भी नाम दिया जाता है, हुगली। आगे बात समझ में। हुगली कहा जाता है इसको। और इसी हुगली नदी के किनारे पर यहां पे क्या है? एक तो जगह कम बढ़ रही है बाबू, इधर लिख देता हूं मैं। इसी के किनारे पर है कोलकाता। इसके किनारे सी पोर्ट है जिसका नाम है कोलकाता सी पोर्ट, हुगली नदी के किनारे पर है। और यहां से अगर मैं क्या नाम है आगे बात करूंगा, तो जो ये वाला पॉइंट है इसको हम मान लेते हैं छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर का पठार। तो जो छोटा नागपुर का पठार है, यहां से एक नदी निकलती है और जो जाकर के ज्वाइन कर लेती है हुगली को, एंड दिस रिवर इज कॉल्ड दामोदर। और जो पद्मा वाली धारा है वो आगे जाकर के ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मर्ज हो जाती है, तब उसको मेघना कहा जाता है, जो विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। आगे बात समझ में है ना। तो ये था हमारा गंगा रिवर का पूरा कंप्लीट मैप। अब इसमें एक एक करके हम इसको रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट में, यहां से बनने वाले प्रश्न पे। आपसे अगर पूछा जाता है 5 प्रयाग कौन कौन से हैं? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, ठीक है। 4 धाम कौन कौन से हैं? यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ठीक है जी। आपसे पूछा जाता है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? आपका आंसर होगा यमुना है। आपसे पूछा जाता है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? आपका आंसर होगा घाघरा नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। आपसे पूछा जाएगा कि जो गंगा है, गंगा के समांतर सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाली नदी कौन सी है? आंसर हो जाएगा जी यमुना नदी है, ठीक है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी ऑक्सबो लेक कौन सी है? गोखुर झील कौन सी है? कंवर लेक है, बिहार के बेगूसराय में स्थित है, गंडक नदी पर बनी हुई है। कौन सी नदी मार्ग परिवर्तित करती है? कोसी नदी करती है। गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है? आपका आंसर होगा रामगंगा। गंगा की अंतिम सहायक नदी कौन सी है? आपका आंसर होगा महानंदा, ठीक है। और गंगा की वो धारा जो
पश्चिम बंगाल में साउथ की तरफ बहती है, जिसके किनारे पर कोलकाता पोर्ट है। तो आपका आंसर होगा ये है क्या नाम है, हुगली नदी, और जिसको भागीरथी भी कहा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो दामोदर किसकी सहायक नदी है? आपको साफ दिख रहा है सर, दामोदर नदी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली रिवर विच फ्लो इन विच ओरिजिनेट फ्रॉम झारखंड एंड फ्लो इन झारखंड एंड वेस्ट बंगाल एंड एट द लास्ट पॉइंट इट ज्वाइन हुगली रिवर। बात क्लियर है यहां तक? अब कुछ फैक्ट निकालते। सबसे पहले हम बात करते हैं गंगा नदी के बारे में कि गंगा नदी जो है उस पर क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि जो भागीरथी नदी है, इस भागीरथी नदी पर जब भीलंगाना नदी का संगम होता है तो यहीं पर एक डैम बना हुआ है जिस डैम का नाम है टिहरी डैम। क्या नाम है? टिहरी डैम। आगे बात समझ में, कौन सा डैम बना हुआ है इस पे? टिहरी डैम बना हुआ है। और टिहरी डैम के बारे में आपको अच्छे से पता होगा कि जो टिहरी डैम है ये एक रॉक फिलर डैम है। कैसा डैम है? रॉक फिलर डैम है। और इसे हमारे भारत का सबसे ऊंचा डैम भी माना गया है। इसके पीछे कारण है। सबसे बड़ा कारण क्या है इसके पीछे? सर कारण तो ये है कि एक तो ये माउंटेनियस रीजन में ही लोकेटेड है। लेकिन माउंटेनियस रीजन का आपको पता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, सी लेवल से हाइट मापी जाती है। 260.5 मीटर इसकी हाइट है टिहरी डैम की। तो एक तो यहां पे टिहरी डैम बना हुआ है, ये इसका मेन प्रोजेक्ट है। दूसरा हरिद्वार में, अब इस पे ज्यादा हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में हम उठा लेते हैं। एक काम करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड लगाते हैं। देखो ऐसे समझो आप, ये है जी गंगा। ये यहां से हो गया गंगा का ओरिजिन। ऐसे ही, ठीक है। अब मेरी बात को गौर से सुनना। यहां पर जो है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में टिहरी में यहीं पर डैम लोकेटेड है या कंस्ट्रक्टेड है। और ये है 260.5 मीटर हाइट का हाईएस्ट डैम। यानी कि भारत का सबसे ऊंचा बांध। ठीक है। यहां से जब गंगा रिवर और आगे आएगी तो यहां आ जाएगी हरिद्वार में। ठीक है ना? कौन सी आ जाएगी? हरिद्वार में आ जाएगी। अच्छा, इस पे इधर आप लोगों ने एक और नाम सुना होगा जिसका नाम था धौली गंगा। ठीक, धौली गंगा। और ये व्हाइट वाली तो अलकनंदा है ही है। यहां पे एक और इसी क्षेत्र में एक जगह पड़ती है, आप लोगों ने खूब अच्छे से सुना होगा, जोशीमठ। यहां पर एक विष्णुगढ़ तपोवन प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। और ये माना गया था कि जोशीमठ जो लगातार नीचे धंसता जा रहा है, इसके पीछे कारण ये प्रोजेक्ट है, क्योंकि हम माउंटेन को काट करके, है ना, माउंटेन को यहाँ पे ड्रिल किया जा रहा है बड़े लेवल पर। तो ये भी एक वाटर प्रोजेक्ट है, विष्णुगढ़ तपोवन प्रोजेक्ट, जो क्या नाम है, जो जोशीमठ नामक स्थान पर है। यहां से जब हम नीचे आएंगे, ठीक है, तो नीचे आने पर क्या होगा, हरिद्वार में आ जाएंगे। हरिद्वार में यहां पर एक बैराज है जिसका नाम है भीमगोंडा बैराज। क्या नाम है इसका? इसका नाम है भीमगोंडा
बैराज, और इस बैराज से निकाली गई है अपर गंगा कैनाल। ऊपरी गंगा नहर, अपर गंगा कैनाल की अगर हम बात करेंगे तो इसी बैराज से निकाली गई है। और एक्चुअल में जो इसकी लेंथ है, मेन जो स्ट्रीम है उसकी जो लेंथ है वो 147 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, तो अपर गंगा कैनाल कहां से निकाली गई है? हरिद्वार से निकाली गई है। और हरिद्वार में अगर मैं बात करूं, हरिद्वार के बाद में, तो यहां पर यूपी में अलीगढ़ में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है नानो। तो हरिद्वार से लेकर के यहां ऐसे यूं बना देता हूं मैं इसको, यहां नानू तक ये अपर गंगा कैनाल है। एग्जैक्ट नहीं है लेकिन समझने के लिए बना लेते हैं। आगे बात समझ में, यहां तक ये नहर है जिसका नाम है अपर गंगा कैनाल। और इससे पहले यहां पे एक जिला और पड़ता है जिसका नाम है बुलंदशहर। और बुलंदशहर में एक जगह पड़ती है नरौरा। नरौरा से एक नदी और निकलती है, सॉरी नहर निकलती है, जिसकी दो ब्रांचेज में इसको डिवाइड कर दिया जाता है और इसे कहा जाता है लोअर गंगा कैनाल। ठीक है, इसे कहा जाता है निचली गंगा नहर। आगे बात समझ में, और ये नरौरा से लेकर के इसकी दो ब्रांच फिर डिवाइड हो जाती है, मतलब दो आगे जाकर के इसको दो भागों में डाइवर्ट कर दिया जाता है इसको। ठीक है, और जो दो भाग हैं लोअर गंगा कैनाल के, वो एक है इटावा और एक कानपुर। वहीं अगर हम आगे बात करेंगे तो जो बिजनौर है, मैं यहां लिख देता हूं उस पॉइंट को, बिजनौर जो है, बिजनौर से निकलती है मध्य गंगा। लेकिन इसमें ज्यादा पानी नहीं रहता, मानसून में पानी रहता है। यहां से और हम आगे बढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद और आ रहा होगा, एक नदी पढ़ी थी हमने जिसका नाम था सोन। सोन की एक सहायक नदी है जिसका नाम है रिहंद। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे, यूपी प्लस एमपी बॉर्डर पे, एक डैम कंस्ट्रक्ट किया गया है रिहंद नदी के ऊपर जिसका नाम है रिहंद डैम। और रिहंद डैम जो है, ध्यान से सुनना, इसी के नाम पर नाम रखा गया इसका। यहां पर एक रिजर्वॉयर है जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। और इसे माना गया है लार्जेस्ट आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्या है तो आपका आंसर होगा, ये है सर लार्जेस्ट आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय माना जाता है किसी, रिहंद डैम को। तो एक बार फिर से ध्यान से सुनेंगे, मैंने बताया आपको कि सबसे पहले कौन सा डैम हो गया, टेहरी डैम हो गया जो सबसे ऊंचा डैम है। उसके बाद में फिर अपर गंगा कैनाल होगी जो हरिद्वार से निकल रही है, बिजनौर से निकल रही है मध्य गंगा कैनाल, है ना, और वहीं नरौरा से निकल रही है लोअर गंगा कैनाल, और इसके बाद में फिर बढ़ जाते हैं आगे। ये है सर हुगली, और ये है पद्मा। अब हुगली नदी के किनारे क्या बसा हुआ है आप सभी को अच्छे से पता है, हुगली नदी के किनारे पर कोलकाता पोर्ट है। यहां पर सिल्ट प्रॉब्लम रहती है, तो इस सिल्ट प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए क्या किया गया, इस वाले क्षेत्र में, यहां आप लोगों ने सुना होगा पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद, लिख देता हूं मैं, इस पे क्या किया गया, यहां पे मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद में फिर इसके वाटर को और यूटिलाइज करने के लिए यहां पे एक बैराज बनाया गया जिसका नाम है फरक्का बैराज। और इस फरक्का बैराज का जो उद्देश्य है वो क्या है,
इसका उद्देश्य है कि जो हुगली नदी है इसमें पानी की मात्रा को बढ़ाना, जिससे कि शिपिंग प्रॉपरली हो पाए, कहां, कोलकाता पोर्ट में, है ना। तो ये गंगा से रिलेटेड क्या है, प्रोजेक्ट हैं जिनको आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना। मैंने नंबर भी डाल दिए इस पे एक एक करके। और याद रखना, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो वहां पे नाम आता है शारदा कैनाल, ना कि अपर गंगा कैनाल। ठीक है, इस बात को बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। अभी काम करते हैं, गंगा रिवर के फैक्ट को या गंगा रिवर के क्षेत्र को तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, जैसे कहा जाता है अपर गंगा कैनाल रीजन, मिडिल गंगा कैनाल रीजन और लोअर गंगा कैनाल रीजन। ठीक है, और ये एकदम यूनिक जानकारी होने वाली है आप लोगों के लिए। आप कहोगे कि हाँ सर कुछ बेहतर चीजें हैं। देखो ध्यान से, मैं लिख देता हूं, डिवीजन ऑफ गंगा रिवर। गंगा नदी का विभाजन, सबसे पहले हम बात करते हैं अपर गंगा रीजन की। ऊपरी गंगा क्षेत्र, ये कहां से कहां तक है, तो ये उत्तराखंड में आता है पूरी तरह से, ध्यान से सुनना। और उत्तराखंड में कहां से कहां तक आता है ये, तो आपका आंसर होगा, उत्तराखंड में आता है सर ये गौमुख से लेकर के हरिद्वार तक। क्या खास बात है सर इस वाले क्षेत्र की? पहली बात तो ये क्षेत्र माउंटेनियस है, बायोडायवर्सिटी के लिए जाना जाता है। ठीक है ना, आप लोगों ने सुना होगा यहां पे गंगोत्री नेशनल पार्क है। ठीक है, इसी क्षेत्र में अगर नेक्स्ट हम बात करेंगे तो गंगोत्री नेशनल पार्क है, वैली ऑफ फ्लावर्स है, वैली ऑफ फ्लावर्स यानी कि फूलों की घाटी, नेशनल पार्क। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इसी क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है किसी, तो आपका आंसर होगा रामगंगा के किनारे पर है। मैं लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट अगर हम बात करूंगा तो एक है मस्क डियर, मस्क डियर कंजर्वेशन पार्क, और यह है केदारनाथ में। कस्तूरी मृग, का संरक्षण किया जाता है कहां पर, केदारनाथ में। तो ये उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ नेशनल पार्क के नाम लिखे हुए हैं मैंने यहां पे, है ना। अब आ जाते हैं हम मिडिल पार्ट पे। अच्छा, यहां पे गंगा रिवर क्योंकि पहाड़ों से जस्ट नीचे उतर कर आ रही है, तो यहां पे गंगा रिवर का जो फ्लो है वो कैसा होगा, यहां पर फ्लो होगा हाई। अच्छा, आपसे पूछा जाता है पॉल्यूशन होगा यहां पे, तो आपका आंसर होगा यहां पर पॉल्यूशन बिल्कुल नाम मात्र के बराबर का होगा, पॉल्यूशन यहां पे नहीं होगा। बात क्लियर है यहां तक? चलिए जी, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो फिर आता है मिडिल, मिडिल गंगा रीजन कह लो या इसी को कोर्स भी कहा जाता है। मध्य गंगा प्रवाह, इसकी अगर मैं बात करूंगा तो ये कहां से कहां तक है, मध्य गंगा प्रवाह जो है
ये हरिद्वार से लेके वाराणसी तक है ना? कहां से कहां तक है ये? हरिद्वार टू वाराणसी। बस यहीं पे गंगा की जाके बुरी स्थिति होना शुरू हो जाती है। कन्नौज में जैसे ही गंगा नदी पहुंचती है ना, तो वहां पे पीतल की फैक्ट्रियों का इत्र की फैक्ट्रियों का पानी जो है वो गंगा में आकर मिलने लगता है। यहां से क्या हो जाता है, गंगा रिवर में पॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। पॉल्यूशन जो है गंगा रिवर में वो इंक्रीज हो जाता है। गंगा नदी के अंदर प्रदूषण बढ़ता है। आप लोगों ने अगर एक नाम सुना होगा, सिसामऊ नाला, कानपुर का। कानपुर का जो सिसामऊ नाला है, डेटा इस बात को कहता है, अगर आप 2014 से पहले का डेटा उठाकर देखोगे कि 2014 तक सिसामऊ नाला 751 टन सीवेज डेली की डेली गंगा नदी में डालता था। जो प्रेजेंट की गवर्नमेंट है, इसने इतना बेहतर काम किया कि उस सिसामऊ नाले को गंगा नदी से अलग किया, जिससे कि गंगा नदी प्रदूषित ना हो पाए। तो इस वाले क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे, यहां पे पॉल्यूशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और वो तो गंगा नदी इसलिए और बची पड़ी है, गंगा नदी का अस्तित्व इसलिए और बचा पड़ा है कि इसमें नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज आकर मिल जाती हैं, जो कहीं ना कहीं वाटर को इंक्रीज करती रहती हैं लगातार। वाटर का फ्लो बढ़ता है, जिससे कि उसमें जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो डिक्रीज होते चले जाते हैं। बात समझ में आ रही है या नहीं? तो यहां पे क्या होता है, ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती हैं। सहायक नदी आकर मिलती हैं। ठीक है, चलिए जी। बाकी कैनाल सिस्टम के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो फिर आता है लोअर गंगा कोर्स। गंगा का निचला क्षेत्र, इसकी अगर मैं बात करूंगा तो इसमें क्या होगा, ध्यान से सुनना। ये कहां से कहां तक है, ये है वाराणसी से लास्ट पश्चिम बंगाल के मालदा तक, यहां तक का क्षेत्र है। क्लियर है? यहां पे और दिक्कत होती है गंगा नदी के साथ। पहली बात, यहां से ये वाला क्षेत्र तो है ही है। इसमें यहां फैक्ट लिखना शुरू कर रहा हूं मैं। सबसे पहले फैक्ट की बात करता हूं, वो है आर्सेनिक पॉल्यूशन। एक एक करके इसके फैक्ट को पढ़ते हैं। आर्सेनिक, मैदान नहीं, प्रदूषण। आर्सेनिक प्रदूषण। आर्सेनिक प्रदूषण की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें होगा क्या, ध्यान से सुनना। आर्सेनिक प्रदूषण में होता यह है सर, कहां कहां ये इसकी समस्या ज्यादा है, तो इसकी समस्या है बिहार, वेस्ट बंगाल, और आगे चले जाएं अगर हम तो बांग्लादेश। वाटर के अंदर आर्सेनिक बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को कैंसर हो रहा है और बॉडी के ऊपर ब्लैक स्पॉट पड़ रहे हैं, जो कि एक गंभीर समस्या है। आर्सेनिक पॉल्यूशन जो है ये एक गंभीर समस्या है। और ये प्रश्न किसने पूछा था पता है? मैं लिख देता हूं, चलो मेंशन कर देता हूं यहां पे। यूपीपीसीएस 2022 में पूछा है कि आर्सेनिक प्रदूषण की समस्या कहां पर है। तो ऑप्शन में कंट्री का नाम दे रखा था, तो इंडिया था नहीं, तो दूसरा कंट्री क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है यहां तक? चलिए जी। इसके साथ साथ आगे अगर हम बात करेंगे तो यहां पे गंगा जो है, क्योंकि सिल्ट ज्यादा है तो यहां पे जल भराव होता है। और जल भराव वाला जो क्षेत्र है उसको पश्चिम बंगाल में टाल कहा जाता है। तो वेस्ट बंगाल में किसका निर्माण करती है गंगा? तो आपका आंसर होगा टाल का निर्माण करती है। और ये क्या होता है, जल भराव क्षेत्र। एक तरह से तराई की तरह मैदान होता है।
और इसी ताल में सबसे ज्यादा किसका उत्पादन होता है? तो आपका आंसर होगा धान का उत्पादन होता है। इसमें राइस प्रोडक्शन किया जाता है बड़े लेवल पर। और आपको पता होगा पश्चिम बंगाल में क्या नाम है, एक साल में 3 फसलों का उत्पादन करता है पश्चिम बंगाल धान की, जिनका नाम है अमन, ओस और बोरो। ये बातें तो आपको पता होंगी। अब आ जाते हैं हम नए फैक्ट पे। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ हटा देता हूँ, ठीक है, मिडिल वाले को यहाँ से रफ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, अच्छा पूरा ही रफ कर दें, चलो ये भी ठीक है। एक तो ये समस्या होगी। अब देखो यहीं पे तीसरी समस्या। यहां पे आपको एक वर्ड ध्यान में रखना है, मोरीबंद डेल्टा। मेरी बात को गौर से सुनना। मान के चलो ये गंगा नदी है, ऐसे यूं है। अब गंगा नदी पहले यहां पर बहती थी और यहां बहुत सारे मलबे का निर्माण कर दिया गंगा ने। अब गंगा नदी क्या है, यहां से डाइवर्ट होकर थोड़ा सा बचकर यहां से ऐसे यूं बहने लगी। तो इस वाले क्षेत्र में क्या हुआ, सेडिमेंट डिपोजिशन बंद हो गया। सेडिमेंट डिपोजिशन क्या हो गया, एंड हो गया। यानी कि इस वाले क्षेत्र में जो अवसाद है, अवसाद जमाव बंद हो गया। तो इसका मतलब ये इनएक्टिव डेल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इनएक्टिव डेल्टा हो जाएगा। क्या नाम है, एक तरह से निष्क्रिय बोलेंगे हम इसको, निष्क्रिय डेल्टा हो जाएगा। और यह है साउथ वेस्ट रीजन ऑफ गंगा, गंगा डेल्टा। तो इसी को मोरीबंद डेल्टा कहा जाता है। और ये गंगा कहां बनाती है? तो आपका आंसर होगा वेस्ट बंगाल में। और वो भी कौन सा रीजन है, साउथ वेस्ट पार्ट। और ये प्रश्न गंगा से उठाया है यूपी पीसीएस 2019 वालों ने। ठीक है, चलो चलो एक और बात पढ़ते हैं, फिर डी पॉइंट पर आ जाते हैं। गंगा नदी आप लोगों को अच्छे से पता है कि अपने मुहाने पर, एट माउथ, ठीक है, मतलब एंड पॉइंट पर, एट माउथ सेडिमेंट डिपोजिशन करती है। मुहाने पर अवसाद जमाव करती है। कहां पे? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है जी। इसी से एक आइलैंड बना हुआ है, वेस्ट बंगाल का आइलैंड माना जाता है इसको, जिसका नाम है गंगा सागर आइलैंड। और इसके बारे में कहा जाता है सभी स्नान बार बार, लेकिन गंगा सागर एक बार। और ये यूपीएससी मेंस में लिखने के लिए आया है कि गंगा सागर आइलैंड पर क्या नाम है, 30 शब्दों में इसका वर्णन करें और उसको मैप पर लोकेट करें। तो ये जाना जाता है किसके लिए, होली बाथ इन गंगा। एक तो इसमें जाना जाता है धार्मिक स्नान के लिए, एक तो होता है इसमें धार्मिक स्नान, और उसके साथ साथ ये किस लिए जाना जाता है, यहां पर फिशरमैन रहते हैं, मछुआरे रहते हैं यहाँ पे। ये हो गया आपका डी पॉइंट। ए बी कहां गया, बी सी और डी। अब आते हैं नए मुद्दे पर। ठीक है, अभी ये
2024 के एक द हिंदू के आर्टिकल में आया हुआ था। एक्चुअल में नीदरलैंड से 2018 में एक पूरी प्रॉपर साइंटिस्ट की टीम आई, जिसने गंगा नदी के चैनल को, चैनल का मतलब जो पूरा का पूरा बहाव क्षेत्र है, उस पर स्टडी किया। तो उन्होंने क्या किया, 2 किलोमीटर चौड़ी एक स्ट्रिप का स्टडी किया उन्होंने। तो उन्होंने ये बताया कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी ने 2500 साल पहले अपने मार्ग का परिवर्तन किया। मैं इस बात को पूरी तरह से लिख कर बताता हूं, नहीं तो मुझे पूरा भरोसा है आप भूल जाओगे। दो 2024 में ये आर्टिकल्स पब्लिश हुआ है, और इस आर्टिकल में क्या कहा गया है, इस ये किसके द्वारा किया गया है, नीदरलैंड के द्वारा। ठीक है ना। चैम्बरलिन नाम के साइंटिस्ट के अंडर में टीम काम कर रही थी। तो उन्होंने ये बताया, 2018 में रिसर्च स्टार्ट हुई। और इन्होंने कहां रिसर्च किया, 2 किलोमीटर ब्रॉड स्ट्रिप। इन्होंने 2 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का अध्ययन किया। ठीक है, 2 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का इन्होंने क्या किया, अध्ययन किया। और ये प्रेजेंट टाइम में कहां पर है, बांग्लादेश में। एक्चुअल में इन्होंने बताया क्या, मैं आपको समझाता हूं। जैसे ये प्रेजेंट में रिवर है, ये है हमारी मॉडर्न गंगा। ये इसके लगभग 45 किलोमीटर साउथ में गई। कितने, 45 किलोमीटर। तो यहां इन्होंने देखा कि इस तरीके से यहां पे इनको बालू का जमाव देखने को मिला। और जब इसका स्टडी किया इन्होंने, तो बताया कि यहां पर क्या हुआ है। यहां पर इन्होंने बताया फिर कि 2500 वर्ष पहले यहां पर अर्थक्वेक आया है। और 7 to 8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है। इस बात को समझ पा रहे हो आप, मतलब खतरनाक वाला भूकंप आया। तो इन्होंने कहा कि मोस्ट प्रोबेबली जो गंगा पहले यहां होकर बहती होगी, लेकिन गंगा 45 किलोमीटर ऊपर की तरफ शिफ्ट कर गई। तो इन्होंने कहा कि गंगा नदी ने अपने मार्ग का परिवर्तन किया है, लेकिन उस टाइम पर पॉपुलेशन कम हुआ करती थी। अब क्या पता गंगा नदी फिर से अपने मार्ग को परिवर्तित कर ले। तो अगर गंगा नदी ऐसा करती है, अपने मार्ग को परिवर्तित करने की कोशिश करती है, तो इससे बायोडायवर्सिटी में और सेटलमेंट में बहुत बड़े लेवल पर समस्याएं उत्पन्न होगी। बात समझ में आ रही है नहीं। तो दोस्तों, आप लोग, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चीज को बहुत अच्छे से, पोलाइटली और बहुत पॉजिटिव तरीके से इस पूरे के पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। और आपका प्यार जरूर देखने को मिलेगा हमारे चैनल पे, और हमारे वीडियोस पे आपका रेस्पॉन्स जरूर देखने को मिलेगा। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक में या तो यमुना रिवर कराऊंगा या फिर इसकी प्रैक्टिस कराएंगे, मतलब कि कुछ ना कुछ बेहतर तरीके से करते ही रहेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी लोगों से मैं विदा लेना चाहूँगा। मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। भगवान आपको हमेशा खुश रखे, आप अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक जाएं। मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।